इस देश में जो कानून बनता है वो दो तरीके से बनता है, या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। जहां अगर नोट दिखाई पड़ जाए, ये कानून बनाने से नोट खूब आएगा पॉलिटिकल पार्टी को, फटक फिर तो रातों रात कानून बना देंगे, बिना बहस किए बना देंगे। सरकारों की निर्लजता आप देखो, सरकारों की बेशर्मी आप देखो कि कौन कहे उस अंग्रेजी कानून को खत्म करने की। हमको वन नेशन वन सिविल कोड चाहिए, हमको वन नेशन वन पिनल कोड चाहिए, हमको वन नेशन वन टैक्स कोड चाहिए, हमको वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड चाहिए, हमको वन नेशन वन सिलेबस चाहिए, हमको वन नेशन वन करिकुलम चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लीगल शॉर्ट्स के आज की इस नई वीडियो में। जैसा कि हम आपको हर बार बड़ी बड़ी शख्सियतों से मिलाते हैं, तो हमने सोचा आज हम आपको मिलाएं एक ऐसे व्यक्ति से जो अकेले चल पड़े हैं देश को बदलने की राह पर। पीएल मैन के नाम से जाने जाने वाले अश्विनी उपाध्याय जी। जी हाँ, आप वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जिन्होंने एक के बाद कई पीएल डाली और उस पीएल के बाद सरकार को मजबूरन कानून बनाना पड़ा। अगर मैं एक लाइन में अगर आपका इंट्रोडक्शन दूं तो सालों साल लग जाते हैं सांसदों को पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाने में, लेकिन आपकी एक कलम से जो पीएल फाइल करते हैं और उसके बाद सरकार को जो इमीडिएटली कानून बनाना पड़ता है, उसका कुछ कहना ही अलग है। तो बहुत बहुत स्वागत है अश्विन उपाध्याय जी आपका आज के इस प्रोग्राम में। तो जैसा कि आज के इस प्रोग्राम की हमारी थीम है कि कानून में समस्या है या समस्या में कानून है, तो सोचा इस मुद्दे पे आपसे आज बात की जाए। तो मैं आपको हैंड ओवर करूं उससे पहले हम एक हमारे दर्शकों से दरख्वास्त करना चाहेंगे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। और मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है, अगर हम देश में कानून की बात करें तो सारे कानून आते हैं देश के संविधान से। संविधान इज द लॉ ऑफ द लैंड। संविधान बनाने में 300 से ज्यादा लोगों का योगदान रहा, कई सालों तक इसमें कार्य हुआ। विश्व का सबसे लंबा, सबसे बढ़िया संविधान जिसे कहा जाता है। इतने सारे संशोधन, अमेंडमेंट आए, लेकिन आपको लगता है सर कि कहीं अभी भी इसको ट्रू स्पिरिट में फॉलो नहीं किया गया या इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है? आपको क्या लगता है संविधान की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सर? हैंड ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मेरे हाथ में संविधान है। एक तो दिक्कत तब होती है जब हम संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब विधान होता है, वन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वन एक्ट, एक विधान, जबकि संविधान का मतलब होता है ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। अगर संविधान का संधि विच्छेद करें तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम धन विधान बराबर संविधान, यानी ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। तो ये हमारा जो संविधान है, ये कास्टिज्म प्रमोट करने के लिए नहीं कहता, ये कहता है कास्टिज्म खत्म करो। ये रीजनलिज्म को प्रमोट नहीं करता, ये कहता है रीजनलिज्म खत्म करो। हमारा संविधान कहता है जातिवाद खत्म करो, लेकिन हमारे सरकारों ने जाति के आधार पर दुनिया भर के कानून बना दिए। संविधान कहता है भाषावाद खत्म करो, हमारी सरकारों ने भाषा के आधार पर दुनिया भर की स्कीम लॉन्च कर दिया। संविधान कहता है कि आप कम्युनिज्म खत्म करो, लेकिन हमारी सरकारों ने माइनॉरिटी को आज तक डिफाइन नहीं किया, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन भी बना दिया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कहता। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप टैक्स लेते समय आप बिल्कुल ना किसी का जाति देखेंगे, ना धर्म देखेंगे, और टैक्स को जो खर्च करते समय भी ना किसी के जाति देखेंगे, ना किसी के धर्म देखेंगे। लेकिन इसका ठीक उल्टा हो रहा है, पैसा लेते समय धर्म देखा जा रहा है। भारत के 4 लाख मंदिरों का चढ़ावा सरकार लेती है, जिसको मैंने अभी रिसेंटली चैलेंज किया है। भारत में 30 कानून चल रहे हैं इंडाउमेंट एक्ट, जो मंदिरों पे ही लागू होते हैं, केवल हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख के जो धार्मिक स्थान उस पे लागू होते हैं। तो कहने का मतलब, संविधान कहता है धर्म के आधार पे न टैक्स लेना न टैक्स खर्च करना, लेकिन सरकारों ने क्या किया, धर्म देख के टैक्स लिया और मजहब देख के टैक्स खर्च किया। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के धार्मिक स्थान से लेते हैं चढ़ावा और खर्च करते समय माइनॉरिटी कमीशन बना देते हैं मजहब के आधार पे, और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना देते हैं। तो ये संविधान की शपथ लेके संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मुझे ऐसे क्लासिक केस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। इतना क्लासिक केस कहीं मुझे नहीं मिलता। मतलब स्थिति ये है, पूरी दुनिया में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है वो कहती है हमको इक्वल राइट दे दो, हिंदुस्तान में मेजॉरिटी कम्युनिटी कहती है हमको इक्वल राइट दे दो। पूरी दुनिया में जो कन्वर्जन होता है, रिलीजियस कन्वर्जन, वेदर बाई कैरेट बाई स्टिक, साम दाम दंड भेद द्वारा, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का होता है। भारत में जो रिलीजियस कन्वर्जन होता है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का होता है। पूरी दुनिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी कहती है कि धर्मांतरण विरोधी कानून बना दो, भारत में मेजॉरिटी कम्युनिटी कहती है धर्मांतरण
समांतर विरोधी कानून बना दो। पूरी दुनिया में कहते हैं माइनॉरिटी समान नागरिक संहिता लागू करो, हमको इक्वल राइट दे दो। भारत में मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है हमको इक्वल राइट दे दो। पूरी दुनिया के जो माइनॉरिटी है वो कहते हैं हमारे धार्मिक स्थानों को छोड़ दो। भारत में मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है हमारे धार्मिक स्थानों को छोड़ दो। तो यहाँ बिल्कुल उल्टा चल रहा है। और जिस संविधान की अभी जिस आपको विषय आपने लिया है, मैंने पहले ही कहा संविधान का मतलब ऐसा विधान जो सब पे समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। और उस संविधान में एक आर्टिकल 44 दिया हुआ है जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज को वो यूनिटी की तरफ जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वन नेशन वन सिविल कोड होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वन नेशन वन टैक्स कोड होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वन नेशन वन पिनल कोड होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करता है। वो कहता है ये टिल्टेड टुवर्ड्स सेंटर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहता है कि इस देश में एक विधान हो, एक संविधान हो, एक राष्ट्रगान हो, एक राष्ट्रभाषा हो, एक विधान, ये एकता की बात करता है। लेकिन सरकारों ने केवल और केवल अपनी सत्ता की खातिर यहाँ पे संविधान की धज्जियां उड़ा रखी है। संविधान की वो शपथ तो लेते हैं, मजबूरी है शपथ लेना, नहीं तो सांसद विधायक कैसे बनेंगे, लेकिन वास्तव में वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे, संविधान की शपथ लेके। जी सर, तो जैसा कि आपने संविधान की बात की, मैंने आपका एक वीडियो देखा है जहां बात करते हैं आर्टिकल 16 में एक यूनिफॉर्म एजुकेशन की। सर अगर मैं एक एग्जांपल दूं न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड में एक ऐसा वहां का शिक्षा का वातावरण है कि वहां पे हर क्षेत्र में एक स्कूल होती है। आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, सरकारी आदमी हैं, निजी आदमी हैं, आप उसी स्कूल में जाएंगे और आप अपने एरिया के स्कूल से बाहर नहीं जाएंगे। और पूरे न्यूजीलैंड में एक ही पूरा करिकुलम चलता है, जैसा इंडिया में नहीं है। जी बिल्कुल, इसका क्या कहेंगे सर? जबकि न्यूजीलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं है, इसके बावजूद वहां यूनिफॉर्म एजुकेशन चल रहा है। राइट। हमारे तो मैं तो सभी लोगों से कहूंगा एक बार आप आर्टिकल 16 को पढ़ो। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी कैसे? जब मंत्री का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, संतरी का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, एलिट क्लास का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, हायर इनकम ग्रुप बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, मिडिल इनकम ग्रुप बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, बीपीएल का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, ईडब्ल्यूएस का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, लोअर इनकम ग्रुप अलग किताब पढ़ रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी? भाई एग्जाम एक हो रहा है, आईएएस का एक एग्जाम, आईपीएस का एक एग्जाम, एनडीए का एग्जाम, बैंक का एक एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, क्लैट का एक एग्जाम, इंजीनियरिंग का एक एग्जाम, मेडिकल का एक एग्जाम, आजकल बैंक में भी एक एग्जाम हो गया, रेलवे का एक एग्जाम होगा। एग्जाम एक हो रहा है और पेपर भी एक आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सिलेबस और करिकुलम कम से कम 40 तरीके के चल रहे। सीबीएसई अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बंगाल बोर्ड कुछ और पढ़ा रहा है, केरल बोर्ड कुछ और अलग पढ़ा रहा है। अब पेपर तो 40 तरीके का आएगा नहीं, पेपर तो एक आ रहा है। अब अगर वो मान लो सीबीएसई बोर्ड पे जो पेपर आया वो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से सेट हुआ, तो बाकी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को आप आर्टिकल 16 को आर्टिकल 14, 15 के साथ आप हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करिए, आप उसका जो पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन करिए, तो पता चलता है कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी असंभव है जब तक यहाँ पे यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं होगा, कॉमन एजुकेशन नहीं होगा, कॉमन करिकुलम नहीं होगा। अब एक चीज आप समझ लो, आप इस देश में ये बड़ी दुख की बात है, हमारे शहीदों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, कितने लोग, लाखों लोगों को जो है फांसी हुई, लाखों लोगों को लाठियों से पीटा गया, जलियांवाला बाग कांड हुआ, पूरे देश भर में लोगों को प्रताड़ित किया गया। लेकिन हमारे सांसद कभी ये नहीं कहते उस 1860 का इंडियन पिनल कोड हटा दो जिसको यूज करके हमारे लोगों को टॉर्चर किया गया। भाई मैकाले यहाँ 1835 में आ गया था, 1857 में क्रांति शुरू हुई, जो पहली क्रांति हुई थी मंगल पांडे जी की। मंगल पांडे जी की क्रांति के बाद अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। फिर यह तय हुआ कि अब यहाँ के लोगों को कानूनी रूप से जकड़ने की जरूरत। तब जो पहला कानून आया भारत में वो 1860 में आया, इंडियन पिनल कोड। उसके बाद उनको लगा कानून तो बन गया, लेकिन इस कानून को उपयोग कैसे करेंगे, इसका कंप्लायंस कैसे कराएंगे। फिर दूसरा कानून आया 1861 में, उसको कहते हैं पुलिस एक्ट। तो उन्होंने एक पुलिस क्रिएट कर दिया 1861 में, और 1860 में इंडियन पिनल कोड क्रिएट कर दिया। अब हमारे देश के निर्दोष लोग जो कहते थे आजादी दे दो, आजादी दे दो, उनको इसी कानून का उपयोग करके भारत की ये 1861 का पुलिस एक्ट यूज करके उनको मारना, उनको पीटना, उनको फांसी पे लटकाना, सारा काम होता रहा। और ये 1861 का पुलिस एक्ट था जिसके कारण कश्मीर में माइक से अनाउंसमेंट किया गया, घर खाली करो, कश्मीर छोड़ दो, कश्मीर छोड़ दो। जो कश्मीर में पलायन हुआ था कोई चोरी से नहीं हुआ था। कश्मीर में बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हुआ चोरी से नहीं हुआ, खुलेआम हुआ था, दिन दहाड़े हुआ था, माइक से अनाउंस करके हुआ था। क्यों? वहां क्या पुलिस नहीं थी क्या? पुलिस थी, लेकिन ये 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा था
जिसकी वजह से पुलिस सत्ता की गुलाम बनी रहती है। अभी बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में सब कुछ हुआ है जो कश्मीर में हुआ था, लेकिन उसके बाद पुलिस ने कहीं गोली चलाई? पुलिस ने कोई हवाई फायरिंग किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। अब दिक्कत ये हो रही है कि आम जनता पुलिस को तो गाली देती है, लेकिन वो ये नहीं समझती है पुलिस गुलाम बनी हुई है। पहले की पुलिस और आज की पुलिस में केवल इतना अंतर है, पहले वो अंग्रेजों की गुलाम थी, अब वो सत्ता की गुलाम हो गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि विपक्षी दल ये तो कहते हैं पुलिस हमको परेशान कर रही है, लेकिन कभी 1861 के पुलिस एक्ट को बदलने की मांग नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हम भी सत्ता में आएंगे तो हम इनसे वसूली करवाएंगे। तो बेसिकली जो थाने हैं वो 1861 के पुलिस एक्ट के कारण वो क्राइम कंट्रोल सेंटर नहीं बल्कि वसूली सेंटर बने हुए। जैसे महाराष्ट्र में एक पकड़ा गया कि भाई 100 करोड़ वसूली करता था एक इंस्पेक्टर गृह मंत्री के लिए, तो वो महाराष्ट्र में पकड़ा गया। ऐसा नहीं केवल वो इकलौता केस है, ये सामान्य सी बात है। जो थाना है, जो थानेदार है, जो हवलदार है, वो बेसिकली केवल और केवल वसूली का एक माध्यम है। उसके जरिए वसूली हो रही है, हवलदार वसूली करके थानेदार को दे रहा है, थानेदार वसूली करके उसको कप्तान साहब तक पहुंचा रहा है, कप्तान साहब से डीआईजी, आईजी, और पूरी एक चैन बनी हुई ऊपर तक जा रहा है। ये पूरा धंधा चल रहा है। सर, जैसे हम बात करते हैं इंडियन पुलिस एक्ट 1861 की, तो उसी समय एक वो रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट भी आया हुआ जिसको आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। वो एक्ट क्या है और आपको क्यों लगता है कि वो आज के प्रदेश में नहीं बैठता है वो, और आपको लगता है कि उसको हटना चाहिए? ऐसा क्या कारण आपको लगता है उसका? 1861 में ये पुलिस एक्ट बना, उसके बाद उन्होंने अगला जो कानून बनाया वो 1863 में बनाया था, रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट। बेसिकली अंग्रेजों ने जब पूरे भारत में देखा तो उनको लगा कि यूपी, बिहार, जहां जहां मुगल थे, यहाँ के तो मंदिर खाली हो गए थे। मुगलों ने पहले लूट लिया था, लूटा भी था, गिराया भी था, मंदिर तोड़े थे, सब कुछ कर दिया था। लेकिन महाराष्ट्र में शिवाजी एक तरीके से वहां दीवार बन के खड़े हुए थे, तो मुगल तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के एरिया में नहीं पहुंच पाए। शिवाजी ने उनको रोक रखा था, महाराज शिवाजी ने। तो उसकी वजह से आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा भारत में इस समय जो मंदिर है वो आपके केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है, क्योंकि वहां मुगल नहीं पहुंच पाए। और सबसे ज्यादा मंदिरों में धन भी वहीं पे है। तो इन्होंने, मतलब मुगलों में अंग्रेजों में अंतर केवल इतना था कि मुगल क्या करते थे, तलवार के दम पे वो काम करते थे, तलवार के दम पे लूटते थे। अंग्रेज क्या करते थे, दिमाग से लूटते थे, वो कानून बना के लूटते थे। अवैध एक गलत कानून बनाते थे और कहते थे इस कानून, ये कानून तो ऐसा कह रहा है, काम करो, कानून को फॉलो करो। अब मैं एक कानून बना दूं कि आज से आप अपने घर में 4 घंटे आप जो है शीर्षासन करोगे, शीर्षासन आप कर ही नहीं पाओगे और फिर हम आपको सजा दे दे। देखो भाई, तुम शीर्षासन का कानून कहता है 4 घंटे शीर्षासन करना है, आपने किया नहीं, एक काम करो 10,000 रुपए पेनल्टी दो। एकदम वही बात हो गई। तो अंग्रेजों ने वो जो साउथ के मंदिर थे, और आपका उसमें इनफैक्ट सोमनाथ भी था, तो एक गुजरात का सोमनाथ, गुजरात के भी कई मंदिर थे। हाँ, गुजरात के भी कई मंदिर थे। हालांकि सोमनाथ पे पहले उनका कब्जा हो गया था, सोमनाथ उन्होंने लूटा हुआ था, लेकिन फिर भी गुजरात में भी कई ऐसे मंदिर थे जिन पे उनका कब्जा नहीं हो पाया था। तो अंग्रेजों ने 1863 में कानून बनाया, उसको कहते हैं रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट। और उस एंडाउमेंट एक्ट के द्वारा उन्होंने तमिलनाडु, केरल, जहां जहां उनको अच्छे अच्छे मंदिर समझ में आए कि जिन मंदिरों पे बढ़िया सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात, जहां बढ़िया चढ़ावा आ रहा है, या जिन मंदिरों के पास 100 एकड़ 200 एकड़ जमीनें हैं, या जिन मंदिरों के पास 10-20 दुकान है। बेसिकली पहले जो मंदिर था हमारा, वो एक तरीके से सेल्फ सस्टेन इकोनॉमिक सिस्टम था। जहां मंदिर होता था उसके आसपास एक बारात घर होता था, जहां मंदिर होता था उसके अगल बगल एक गुरुकुल भी होता था, स्कूल भी चलता था। जहां मंदिर होता था वहां पे एक साप्ताहिक में बाजार लगती थी, तो उस आसपास के आज जो लोग सब्जी उगाते थे वो सब्जी वहां आके बेचते थे, जो अनाज पैदा करते थे वो अनाज वहां बेचते थे, खरीदने वाले खरीदते थे, बेचने वाले बेचते थे। तो मंदिर जो था वो अपने आप में एक सेल्फ सस्टेन इकोनॉमिक सिस्टम हुआ करता था। उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय करने के लिए ये कानून बनाया, और कानून बना के जो लोग मंदिर की जमीन के मालिक थे उन्हीं को उनका किराएदार बना दिया। जितना चढ़ावा आने लग गया वो पूरा लेने लग गए। जो मंदिर के नाम पे जमीनें हुआ करती थी, कहीं 100 बीघे, कहीं 200 बीघे, उस जमीन को उन्होंने उन्हीं को किराए पे उठा दिया। भैया ठीक है, ये 100 बीघे जमीन आप खेती करो, लेकिन हमको इतना पैसा दो। तो भारत के लोगों को भारत में ही मजदूर बना देना, भारत में ही भारत के लोगों को किराएदार बना देना, ये उनकी पॉलिटिक्स थी। और दुर्भाग्यवश इतनी सरकारें आई गई और 1863 का कानून आज तक चल रहा है, इसको मैंने अभी रिसेंटली चुनौती दिया। और सरकारों की निर्लजता आप देखो, सरकारों की बेशर्मी आप देखो कि कौन कहे उस अंग्रेजी कानून को खत्म करने की, उसमें और कानून जोड़ दिए। और अब तो मैंने जो चैलेंज किया वो 30 कानून चैलेंज किए। इस समय भारत में 30 कानून चल रहे हैं। अंग्रेजों ने मतलब जो गलत काम किया उसको कौन कहे खत्म करने को, उसको उन्होंने बढ़ाया हमारी सरकारों ने। और इसमें ज्यादातर काम जो
मेरे पास एक्ट है, पूरी लिस्ट है, उसको मैं रिलीज भी कर चुका हूं सोशल मीडिया पे, कि इस कानूनों को बना बना के, और वे सारे के सारे कानून 1900, ज्यादातर कानून 1950 1960 के बीच में बने। हर जगह कांग्रेस की सरकारें थी और कांग्रेस की सरकारों ने, उनको लगा ये बढ़िया है, मंदिरों पे कब्जा कर लो, वसूली करो, पॉलिटिकल सारा का सारा जो मंदिरों का पैसा था वो पॉलिटिकल पार्टी के काम आने लग गया, वो पॉलिटिकल डोनेशन के काम आने लग गया, चुनाव के प्रचार में खर्च होने लग गया। ये स्थिति हो गई थी। इस समय 18 राज्यों में 30 कानून चल रहे हैं। 4 लाख मंदिर इस समय सरकार के नियंत्रण में चल रहे हैं। उनको मैंने चैलेंज किया है और मैं तो ये कहूंगा, आप जैसे लोग जितना रिसर्च करते हैं, मैं इस देश के लीगल फ्रेटर्निटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इसी फ्रेटर्निटी का हूं और जितने हमारे भाई हैं, कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, सारे इसी तरीके से हैं। मैं सबसे कहता हूं, वकालत को आप केवल पैसा कमाने का जरिया बना के मत रखिए। पैसा आप कमा लोगे, लेकिन कम से कम देश हित में, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, जनहित में साल में ज्यादा तो नहीं, कम से कम एक पीआईएल जरूर करिए। आप आर्टिकल 226 और आर्टिकल 30 का उपयोग करिए। आप जहां पे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, अपने हाई कोर्ट में करिए, लेकिन ये अपनी ड्यूटी बना लीजिए, एक सोशल ड्यूटी। क्योंकि ये जो वकालत है, एक नोबल प्रोफेशन है। ये केवल और केवल वकालत का पेशा और डॉक्टर का पेशा, ये जनहित का पेशा होता है। ये केवल पैसा कमाने का पेशा नहीं होता। आप सब लोग पैसा कमाइए, लेकिन साल में कम से कम एक बार, कोशिश करिए 2 बार पीआईएल जरूर करिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकारें नहीं कर रही हैं। तो एक वकील के नाते, एक बुद्धिजीवी क्लास होने के नाते हमारी ड्यूटी होती है, हम कोर्ट को दिखाएं कि संविधान ये कहता है, सरकारें ये कर रही हैं, इसलिए आप इसमें इंटरफेयर करो। और मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। मेरी 100 से ज्यादा पीआईएल हो चुकी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, मेरी पीआईएल की लिस्ट शेयर कर दूंगा, आप अपने उसको वेबसाइट पे डाल दीजिएगा। और जिसको भी उसकी कॉपी चाहिए होगी, मैं आपको पीडीएफ भी नहीं बल्कि मैं आपको वर्ड फाइल दूंगा, जिससे आपको एडिट करने में आसानी हो। आप हमारी पीआईएल लीजिए, एडिट करिए, अपने यहाँ यूज करिए। आप लोग आना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट आइए, क्योंकि घर बैठ के बात नहीं बनेगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ 256 पीआईएल है, 256 जी। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में केवल एक पीआईएल है, वो मेरी है। इस देश में 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी 2017 में आ गए थे, 5 करोड़। उनको बसाने के लिए टोटल 22 पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। उनको निकालने की केवल एक पीआईएल चल रही है, वो मेरी चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे केवल एक मेरी पीआईएल चल रही है। जनसंख्या नियंत्रण पे केवल मेरी अकेले पीआईएल चल रही है। धर्मांतरण पे केवल अकेले चल रही है। ऐसे भारत में कौन अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है, अकेले में लड़ रहा हूं। तो ये मैं अपने साथी सबसे कहना चाहूंगा कि आप अपना टेस्ट तय कर लीजिए। पुलिस रिफॉर्म पे करना है, मेरे पास बहुत पीआईएल है मेरी पुलिस रिफॉर्म की। जुडिशियल रिफॉर्म करना है, मैं आपको दे दूंगा। इलेक्शन रिफॉर्म करना है, सबसे ज्यादा मेरी पीआईएल इलेक्शन रिफॉर्म पे। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट मिला के 25 पीआईएल है मेरे इलेक्शन रिफॉर्म पे। तो होता क्या है, जब संख्या, कहते नहीं, जितनी भारत में लोकतंत्र नहीं है बल्कि भीड़तंत्र है। और लगभग ये नजारा आपके कोर्ट्स में भी आ चुका है। कोर्ट में भी अगर एक पीआईएल होती तो थोड़ा कम उसका प्रभाव होता, अगर उसी विषय पे 10 पीआईएल होती थोड़ा ज्यादा प्रभाव होता है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, मैं 1 घंटे बहस करूंगा, अगर 10 लोग सिमिलर मैटर पे आ जाएंगे तो 10 घंटे बहस होगी। ये बड़ी सामान्य सी बात है। तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, आप इतना रिसर्च करते हैं, आपने किताबें लिखी हैं और अपनी जितनी टीम है, सबसे कहूंगा एक अपने फंडामेंटल ड्यूटी बना लीजिए। सारे एडवोकेट्स अपनी एक ड्यूटी बना ले कि वो साल में कम से कम 2 पीआईएल जरूर करेंगे। डेफिनेटली सर। जैसा कि आपने बोला कि धर्म के नाम पे मंदिरों को सरकार ने अपने पास ले लिया, लेकिन जहां धर्म की बात करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 25 ये कहता है कि सभी धर्मों को अपनी प्रैक्टिस करने का अधिकार है। क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ है? क्योंकि आज कहते हैं कि इंडिया के अंदर धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा अगर पॉलिटिक्स होती है तो धर्म के नाम पे होती है। चाहे आप अयोध्या का राम मंदिर ले लें, चाहे बाबरी मस्जिद ले लें। देखो, सब लोग, जितने लोग इसको देख रहे हैं, आपने चर्चा बहुत अच्छी रखी है। पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। इसको कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड करिए और उनको कहिए कि वो लोग देखें, केवल फॉरवर्ड ना करें। आप देखिए और देखने के बाद जिसको फॉरवर्ड करिए उसको स्पेशली कह दीजिए, भाई देख लेना। आर्टिकल 26 को आप गूगल करो, आर्टिकल 25 को आप देख लो, आर्टिकल 26 को देख लो। जी सर। बेसिकली जहां आर्टिकल 26 कहता है, इस देश के सभी नागरिकों को बराबर अधिकार है अपने धार्मिक स्थानों का संरक्षण करने का, उनको मैनेज करने का, उनको मेंटेन करने का, उनकी जो चल अचल संपत्ति है उसको ओन करने का, उसको एक्वायर करने का इक्वल राइट है। कहीं कोई भेद नहीं है। लेकिन मुगलों ने क्या किया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स अपनाई। उन्होंने जो रिलीजियस इंडाउमेंट एक्ट बनाया वो चर्च पे तो उनको लागू करना नहीं था, क्योंकि चर्च तो उनका था। लेकिन उन्होंने डिवाइड करने के लिए उसको न मदरसे, न आपके मस्जिद पे लागू किया, न मजार पे लागू किया, न दरगाह पे लागू किया। उन्होंने केवल और केवल
हिंदुओं पे लागू किया। हिंदू से मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, चारों के जो धार्मिक स्थान उस पे लागू, और वो कंटिन्यू हो रहा है। जहां तक कुछ लोग कहते हैं हमको आर्टिकल 30 में विशेष संरक्षण है, देख बात आप अच्छी समझ लो। आर्टिकल 30 में जो माइनॉरिटी को कहा गया कि भाई माइनॉरिटी अपना स्कूल खोल सकते हैं, तो ये थोड़ी कहा गया कि मेजोरिटी नहीं खोल सकते। वो हम आर्टिकल 30 का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। आर्टिकल 30 ये थोड़ी कहता है कि जो राइट ये माइनॉरिटी को है ये मेजोरिटी को हो ही नहीं सकती, जो राइट मुस्लिम को है वो हिंदू को हो ही नहीं सकता। ये तो हमने, वो कहते नहीं, झूठ फैला के इतनी बार उस झूठ को बोल दिया कि वो झूठ सच लगने लग गया। सामने जो झूठ फैलाने वाले की, क्या मैं तो देखता हूं इधर वालों को भी सच लगने लग गया कि हाँ ये तो सही है। अरे आर्टिकल 30 कहता है माइनॉरिटी ये काम खोल सकते हैं, लेकिन ये कहा कि मेजोरिटी नहीं खोल सकते। अगर ये कहा कि माइनॉरिटी अपना मदरसा खोल सकते हैं, तो ये कहां लिखा है कि मेजोरिटी अपना गुरुकुल नहीं खोल सकते, हिंदू गुरुकुल नहीं खोल सकते। ये तो हमने जबरदस्ती उसका इंटरप्रिटेशन बना लिया। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ये नहीं कहता, और कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहीं कुछ कहता भी है तो फिर वो संविधान नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे धर्म अलग होता है, रिलीजन अलग होता है। धर्म के लिए कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है इंग्लिश में जो धर्म को डिफाइन कर सके, तो हमने एक रिलीजन जो थोड़ा उससे मोटा मिलता जुलता था उसको अडॉप्ट कर लिया, कोई ये रिलीजन। लेकिन धर्म बिल्कुल अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है। उसी तरीके से संविधान बिल्कुल अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक विधान। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू है, एक्चुअल में हमारे यहाँ संविधान लागू है। लेकिन संविधान के लिए हमारे पास कोई अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है, तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं, थोड़ा मिलता जुलता है, वही है, और दूसरा कोई शब्द नहीं है। तो पहली बात तो हम समझ लें, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा है, संविधान चल रहा है। और हमने यही अपना आर्ग्यूमेंट देके सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 10 PIL एडमिट करवाई है। यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज मेरी सुप्रीम कोर्ट में एडमिट है। लड़के लड़की की शादी की उम्र समान होनी चाहिए, वो उसमें मैंने यही कहा है कि ये संविधान है, संविधान मतलब समान विधान। यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, कि सबके तलाक के नियम एक होने चाहिए, अलग अलग नहीं चलना चाहिए, वो मैंने संविधान की डॉक्ट्रिन पे एडमिट कराया। सबका मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता एक होना चाहिए, ये भी मैंने संविधान को जो इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता रहा हूं, संविधान मतलब समान विधान, यही इंटरप्रिटेशन देके मैंने सबके लिए गुजारा भत्ता एक होना चाहिए, वो मेरी PIL एडमिट है। सबका गोद लेने का एक नियम होना चाहिए, जो सबका अलग अलग चल रहा है, वो भी मैंने चैलेंज किया हुआ है, वो भी मैंने संविधान की इंटरप्रिटेशन भी की, एडमिट कराई है। सबका सक्सेशन इनहेरिटेंस, विरासत का नियम, प्रॉपर्टी का राइट एक होना चाहिए, वो भी एडमिट है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मुझे दुख इस बात की है कि मैं बस मेरी वो 5 PIL एडमिट हो गई, और उस पांचों को अगर मिला दो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। मैंने अपना UK, US, सिंगापुर, कई देशों का यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ा, तो उसमें मोटी मोटी 5 बातें हैं। एक, पहला क्या, विवाह की जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है वो सेम होनी चाहिए। दूसरा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन होना चाहिए। तीसरा, मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता कॉमन होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। चौथा, एडॉप्शन और गार्जियनशिप का जो रूल है वो यूनिफॉर्म कॉमन होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। पांचवा, सक्सेशन इनहेरिटेंस, जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। विरासत का नियम भी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर अलग नहीं होना चाहिए। तो वो पांचों PIL मेरी एडमिट हो गई है। आप जैसे युवा अगर सामने आए, आप जैसे युवा भी कम से कम आके इस मामले में थोड़ा हमारा हाथ मजबूत करे, तो मुझे बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत शक्ति मिल जाएगी मुझे सुप्रीम कोर्ट में। तो सर, जैसा कि आप बात करते हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख पे अलग है, मुस्लिम्स पे अलग है, पारसी पे अलग है। आर्टिकल 44 ये कहता है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि आपको एक देश एक विधान करना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता जैसे जो मुगल या जो अंग्रेज जो कानून बना के हम पे एक तरह की लेगेसी चला के गए, आज की सरकारें भी वही कर रही है, और सरकार चाहते हुए या ना चाहते हुए भी आज भी आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि देयर इज अ नीड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। कई कोर्टें आगे आ रही है, बट व्हाई देयर इज नॉट इवन अ सिंगल लॉ ऑन दैट? क्यों अभी तक कोई सरकार इस पे काम नहीं कर रही है? देखो, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज यहाँ से छोड़ भी गए। लेकिन अंग्रेजी कानून यही छोड़ गए, और वो अंग्रेजी कानून अंग्रेजों के बड़े काम के थे। फिर बाद में हमारे जो सत्ताधारी थे उनको भी लगा ये हमारे काम का है, इससे बहुत मजा आएगा, बढ़िया पैसा वसूली होगी, तो उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो इस देश में बहुत सारी नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो जातिवाद बहुत कम हो जाएगा, भाषावाद बहुत कम हो जाएगा, क्षेत्रवाद बहुत कम हो जाएगा, अलगाववाद बहुत कम हो जाएगा, जो मजहबी उन्माद बढ़ रहा है ये कम हो जाएगा, जो महिला पुरुष के भेदभाव लगातार बढ़ रहे हैं ये कम हो जाएगा। तो ये जब कम होगा तो जो सफेद पोश है इनको दिक्कत आएगी। इस देश में जो कानून बनता है वो 2 तरीके से बनता है, या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। जहां अगर नोट दिखाई पड़ जाए, ये कानून बनाने से नोट खूब आएगा पॉलिटिकल पार्टी को, फिर तो रातों रात कानून बना देंगे, बिना बहस किए बना देंगे। जैसे सैलरी वैलरी बढ़ानी होती है सांसदों की, विधायकों की,
तो उसमें बहस वहस नहीं होती है, एकदम एक मत से हाथ उठा के खड़े कर देते हैं क्योंकि उसमें वोट नोट आता है। ऐसे ही जहां वोट आने वाला हो, कानून तब बनेगा जिससे वोट आएगा। और 5 बार जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया है वो भी वोट के खातिर पलटा गया। उनको लगा अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देंगे तो हमको वोट मिल जाएगा, तो सत्ताधारी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। जो 125 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया है उसकी आप एनालिसिस करके देखो तो उसमें 75 बार केवल और केवल वोट के लिए बदला गया। तो वोट के लिए इस देश में जो सरकारें काम करती हैं उनके दो ही एजेंडे पे काम करती हैं, या तो वोट का फायदा नजर आए या नोट का फायदा नजर आए। अब ये जो रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की, यूनिफॉर्म सिविल कोड कर लागू करने से कहीं नोट का फायदा तो नजर आ नहीं रहा। अब अगर सरकारों का ये नजर आए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से वोट का फायदा होगा तो लागू हो जाएगा। इसलिए हमने अब पूरे देश में मैं घूम घूम के केवल और केवल सेमिनार कर रहा हूं, 300-400 लोगों की बैठकें कर रहा हूं, और 8 अगस्त को, आने वाले 8 अगस्त को हम सारे के सारे वो 222 कानून अभी बचे हुए हैं, ये मेरे हाथ में लिस्ट है, 222 कानून इस समय भारत में चल रहे हैं, उनको जलाएंगे। जो 15 अगस्त 1947 के पहले बन गए थे उनको जलाएंगे। उसमें 1860 का इंडियन पिनल कोड भी जलाएंगे, 1861 का पुलिस एक्ट भी जलाएंगे, 1863 का रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट भी जलाएंगे, 1937, 1938, 1939 में जो शरिया एक्ट बने उनको भी जलाएंगे। जो भी कानून बने हैं 47 के पहले, 15 अगस्त 47 के पहले, सबको जलाएंगे। जब जलाएंगे और पूरे देश में ये कार्यक्रम होगा, कुछ लोग, जो लोग दिल्ली आ रहे हैं वो दिल्ली में जलाएंगे, जो दिल्ली नहीं आ रहे हैं वो अपने अपने घर पे जलाएंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अश्विनी उपाध्याय, मेरे ट्विटर हैंडल पे आप जाइए, मेरे फेसबुक पे जाइए, मैं ये 222 कानूनों की लिस्ट अपने डाल चुका हूं। इसका पीडीएफ वर्जन मैं आपको भी मेल कर दूंगा, आप भी अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करिए। सब लोग कम से कम एक एक अंग्रेजी कानून की पीडीएफ निकालें और उसको जलाएं। 8 अगस्त को लगना चाहिए कि पूरा देश अंग्रेजी कानूनों के खिलाफ खड़ा हो गया। तो जब देश, ऐसे सरकार को लगेगा देश अंग्रेजी कानून के खिलाफ खड़ा हो गया है, तो निश्चित रूप से सरकार संज्ञान लेगी। और एक बात मैं बताऊं, बीमारी अगर आपको है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दवा घटिया है तो बीमारी ठीक नहीं होगी। इसी तरीके अगर दवा बहुत अच्छी है लेकिन डॉक्टर अच्छा नहीं है तब भी बीमारी ठीक नहीं होगी। बीमारी तब ठीक होती है जब डॉक्टर भी बढ़िया हो और दवा भी बढ़िया हो। पहली कंडीशन होती है डॉक्टर बढ़िया हो। भगवान की दया से डॉक्टर इस समय एक ईमानदार आ गया है। उस डॉक्टर के इंटेंशन पे, उस डॉक्टर की सोच पे, उस डॉक्टर के, उस पे कोई शक करने की जरूरत नहीं, बहुत ईमानदार डॉक्टर। अब यही मौका है कि हम सब लोग अपनी वोट की ताकत दिखाएं, पूरे देश में ये कहें हमको चाहिए अपना स्वदेशी कानून, हमको अंग्रेजी कानूनों से मुक्ति चाहिए, हमको 1 नेशन 1 सिविल कोड चाहिए, हमको 1 नेशन 1 पिनल कोड चाहिए, हमको 1 नेशन 1 टैक्स कोड चाहिए, हमको 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड चाहिए, हमको 1 नेशन 1 सिलेबस चाहिए, हमको 1 नेशन 1 करिकुलम चाहिए। ये जो डॉक्टर है ये हमारी मांग को रिकॉग्नाइज भी करेगा और कुछ करेगा भी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो परिवर्तन हो सकता है वो अभी हो सकता है, बाद में नहीं होगा। और बहुत सारे लोग, मैं देखता हूं कि डॉक्टर बदलने के लिए बड़े बड़े आंदोलन हो चुके हैं, डॉक्टर बदलने के लिए खूब लोग सड़कों पे आते हैं। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। 8 अगस्त को हम सबसे कह रहे हैं दिल्ली आओ जंतर मंतर, और नहीं आ सकते अपने घर पे कानून जलाओ, अपने मोहल्ले में 4-6 लोग मिलकर इकट्ठे हो जाओ, जलाते हुए वीडियो बनाओ, वीडियो बना के फेसबुक सोशल मीडिया पे डालो। इसलिए कह रहे हैं अगर अब अंग्रेजी कानूनों को नहीं बदला गया, अब वास्तव में संविधान 100% लागू नहीं हुआ तो कभी लागू नहीं हो पाएगा। सपना मतलब आप भूल जाइए। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसकी मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, अब अगर नहीं कानून बना तो कभी नहीं बनेगा। धर्मांतरण नियंत्रण कानून अगर अब नहीं बना तो कभी नहीं बनेगा। 1 नेशन 1 सिविल कोड अब नहीं लागू हुआ, कभी नहीं लागू होगा। 1 नेशन 1 पिनल कोड अब नहीं लागू हुआ तो कभी नहीं लागू होगा। 1 नेशन 1 टैक्स कोड, ये जो मैंने कानून चैलेंज किए, भाई टैक्स कोड तो एक होना चाहिए। लेना है तो सबसे टैक्स ले लो, सब सारे धार्मिक स्थानों को चढ़ावा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो सबको मुक्त करो। तो 1 नेशन 1 टैक्स कोड अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। तो मैं खासतौर पे आपके, चूंकि आपके चैनल पे ज्यादातर एडवोकेट्स भाई हैं, मैं सभी एडवोकेट्स भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, एक तो संभव हो तो सुप्रीम कोर्ट आइए, हमारा हाथ थोड़ा मजबूत करिए, मैं अकेले खड़ा हुआ हूं। और 8 अगस्त को अंग्रेजी कानून जरूर जलाना। दिल्ली आते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग दिल्ली आओ, अपने घर परिवार के लिए छुट्टी करते हो, घूमने के लिए छुट्टियां करते हो, शादी विवाह के लिए छुट्टियां करते हो। मैं एक दिन आपसे मांग रहा हूं, और वो भी संडे का दिन है 8 अगस्त। शनिवार को आप लोग चलोगे अपने अपने जहां भी रहते हो तो रातों रात ट्रेन में आ जाओगे, संडे सुबह पहुंच जाओगे, आपको छुट्टी भी नहीं करनी पड़ेगी। और संडे की शाम की यहाँ से आप वापसी टिकट बुक करा लो और मंडे को पहुंच के अपनी अपनी कोर्ट में अपनी बहस करो। हम आपको नहीं कह रहे कि मंडे अपना नुकसान करो। एक दिन की बात है, जनरली आजकल मंडे टू फ्राइडे कोर्ट चल रही है,
फ्राइडे शाम को चल दो, सैटरडे आ जाओ, सैटरडे थोड़ा दिल्ली दर्शन कर लो, संडे को हमारे साथ खड़े हो जाओ जंतर मंतर पे कानून जलाने में, और संडे की शाम को चले जाओ। एक बार अगर हमने दिल्ली को भर दिया यहाँ पे तो परिवर्तन आएगा। इस देश में लोकतंत्र नहीं भीड़तंत्र है। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, भीड़ अगर इकट्ठा नहीं होगी तो भीड़ ही पैमाना है। पब्लिक डिमांड का जो पैमाना है वो भीड़ है, कि भीड़ जितनी ज्यादा इसका मतलब पब्लिक उतना डिमांड कर रही है, और यही मौका है ऐसे एक देश एक नागरिक संहिता यानी समान नागरिक संहिता बनवाने का। एक देश एक, भाई बड़ी सीधी सी बात है, ये 1860 का वो घटिया आईपीसी क्यों चल रहा है? ये घटिया आईपीसी है जिसके कारण थाने दलाली के अड्डे बने हुए, तहसील में तहसीलदार ऊपर केस सुनता रहता है, पेशकार नीचे घूस लेता रहता है। तो हमारे पूरे एक भी जिला घूसखोरी से मुक्त नहीं है। हमारे थाने दलाली के अड्डे बने हुए हैं, घूसखोरी, कमीशन खोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी बढ़ती चली जा रही है, नशा तस्करी, मानव तस्करी बढ़ती चली जा रही है, सारी प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। तो हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल है, एडवोकेट है, ये हमारी ड्यूटी है, हम जो समस्याएं उसके बारे में सोचे, और केवल सोचे नहीं, और सोच के अपनी भड़ास केवल सोशल मीडिया पे ना निकालें, बल्कि हम कुछ कर सकते हैं। एक एडवोकेट होने के नाते हमारे पास एक अलग से हमारे पास प्रिविलेज है सीधे कोर्ट पहुंचने का, तो हमें कोर्ट जरूर जाना चाहिए। तो जैसा आपने कहा कि डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन दवाई को लेके मुझे थोड़ा सा डाउट होता है। अगर मेरा जो एक्सपीरियंस मैं बताऊं आपको, जो इंडिया में स्वतंत्रता के बाद जो कानून बनते हैं, एक वो कानून और जो इंडिया में हमारे इंडिपेंडेंस से पहले जो कानून बने हैं, ऐसा कहते हैं कि लॉर्ड मैकॉले का चाहे आईपीसी हो, चाहे जेम्स स्टीफन का इंडियन एविडेंस एक्ट हो, वो इस तरीके से डिजाइन किए गए थे कि आज आजादी के 60 साल बाद भी हमारे पार्लियामेंट्रियन उसमें माइनर सा चेंज नहीं कर पाए हैं। और मुझे याद एक आर्टिकल ईपीडब्ल्यू का, जहां पे वो कहते हैं कि अगर आप 1947 से पहले के एक्ट देखें, उसमें एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन इस तरीके से दिए होते हैं कि वो आपको सेक्शन समझ में आएगा। लेकिन अगर आप अभी के एक्ट की बात करें तो कोई भी एक ऐसा एक्ट नजर नहीं आता जहां पे अच्छे से इलस्ट्रेशन या उसमें एग्जाम्पल दिए गए हो। मैं आपको देता हूँ, देखिए, जब चूतिए पहुंच जाएंगे, गंवार पहुंच जाएंगे संसद विधानसभा में, तो कानून तो अच्छे नहीं बन पाएंगे। अनाड़ी पहुंच जाएंगे, चोर उचक्के डकैत पहुंच जाएंगे, पैसा 50-50 करोड़ रुपए दे के टिकट खरीद के पहुंच जाएंगे। माल्या जैसा आदमी जो है शराब माफिया, वो भी पहुंच जाएगा 50 करोड़ रुपए दे के, तो फिर दिक्कत रहेगी। लेकिन इस देश में ये कहना कि हम अंग्रेजों से 100 गुना अच्छा कानून बना सकते, पहली बात तो ये, वो कानून इतने घटिया तरीके से डिजाइन किए गए कि किसी एक अंग्रेज को सजा नहीं हुई। अंग्रेजों ने यहाँ लूटा, अंग्रेजों ने यहाँ के भारतीयों को मारा, बाल गंगाधर तिलक को मारा, जलियांवाला बाग कांड कराया, पूरी दुनिया, पूरे भारत में उन्होंने तबाही मचाई, पूरी भारत की प्रॉपर्टी को लूटा। अगर ये कानून अच्छा होता, ये कानून इफेक्टिव होता, ये पुलिस एक्ट इंडिपेंडेंट होता, तो अंग्रेजों को सजा होनी चाहिए थी। किसी एक अंग्रेज को सजा नहीं हुई, इसलिए कानून महाघटिया है। हाँ, आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूं, क्योंकि हमारे संसद में, हमारे विधानसभा में उस कैलिबर के लोग नहीं पहुंच रहे। ऐसा नहीं है कि राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत में जन्म लेना छोड़ दिया, जन्म ले रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां उनको टिकट नहीं दे रही है। टिकट क्यों नहीं दे रही है? आम जनता को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई विधायक हो जाए क्या फर्क पड़ता है। और आम जनता वास्तव में देशभक्त नहीं है, वो दल भक्त है, वो पार्टी की भक्त है या नेता की भक्त है। हम नेता भक्ति का, हम कहते हैं अपने आप को देशभक्त हैं, लेकिन वास्तव में हम या तो नेता के भक्त होते हैं, या पार्टी के भक्त होते हैं, अपनी जाति के भक्त होते हैं, अपनी भाषा के भक्त होते हैं, देशभक्त नहीं होते। इस देश की जनता अगर देशभक्त हो जाए, अच्छे लोग जाना शुरू हो जाएंगे। और जहां तक मैं आपको बताऊं, इस देश में 1000 के आसपास रिटायर्ड जज घर में बैठे हुए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट के 1000 रिटायर्ड जज घर में पड़े हुए, 1000 के आसपास रिटायर्ड आईएएस, जो कोई कैबिनेट सेक्रेटरी रहा है, कोई चीफ सेक्रेटरी रहा है, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ऐसे लोग घर में बैठे हुए। 1000 के आसपास आपको आईपीएस ऑफिसर आपको घर में बैठे मिल जाएंगे, डीआईजी, आईजी, डीजीपी सब रैंक के घर में बैठे हुए। 1000 के आसपास आपको फॉर्मर एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मिल जाएंगे। सरकार अगर चाहे, और वैसे भी भाई 22-23 तो एनएलयूज है, आप ये 222 अंग्रेजों के कानून आप एक एक एनएलयू को बांट दो, एनएलयू वाले आपको हर साल आपको 10 कानून बढ़िया बना के दे देंगे। आप बोलो भैया एक काम करो, आप केवल एनएलयू की यही प्रोजेक्ट दे दो, आप ये 222 कानून है और हमारे पास 22 एनएलयू है, 23 एनएलयू हो गया। आपको, आप इनको 10-10 कानून एक एक एनएलयू को दे दो। आपको 6 महीने के अंदर वो पूरे दुनिया का सर्वे करके सिंगापुर, अमेरिका, फ्रांस, जापान, उससे भी बढ़िया कानून बना के दे देंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दे देंगे और फर्स्ट क्लास का कानून देंगे। तो लेकिन ये कहा ना,
इसी के लिए तो हम 8 अगस्त को सड़कों पे उतर रहे हैं। मैं पीआईएल छोड़ के अब सड़क पे क्यों आ रहा हूं, इसीलिए आ रहा हूं क्योंकि मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पीआईएल की एक लिमिटेशन है। पीआईएल से इशू डेवलप हो रहा है, पीआईएल से इश्यूज पे चर्चा तो हो रही है, लेकिन बाद में फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपना हाथ खड़ा कर देता है। हम तो कानून बनाने के लिए नहीं कह सकते। बहुत करता है वो, लॉ कमीशन को भेज देता है कि लॉ कमीशन रिपोर्ट बना दे, लॉ कमीशन रिपोर्ट बना देती है। लॉ कमीशन 278 रिपोर्ट अब तक बना चुकी, इंप्लीमेंट हुई है मुश्किल से 25 रिपोर्ट, 250 लॉ कमीशन की रिपोर्ट ऐसी खाली पड़ी हुई है। इसलिए हम सड़क पे आ रहे हैं 8। और अभी हम हर संडे को किसी न किसी शहर में रहते हैं। हम दिल्ली में होते नहीं संडे को। पिछले संडे को मैं करनाल में था हरियाणा में, इस वाले संडे को मैं अभी कल आपके जयपुर में रहूंगा, अगले संडे को मैं मुरादाबाद हूं, उसके अगले संडे को 8 अगस्त पड़ेगा दिल्ली जंतर मंतर, फिर 15 अगस्त है, और उसके बाद 15 अगस्त के बाद से हम नॉन स्टॉप पूरा का पूरा अगला 6 महीने हम केवल पूरे देश भर में घूमेंगे। जहां भी 300-400 लोग इकट्ठे होंगे, हमें बुलाएंगे, मैं वहां जाऊंगा। आप भी अपने शहर में कार्यक्रम करिए, मैं आपके यहाँ भी आऊंगा। तो अभी केवल और केवल जब तक लोग सड़क पे नहीं आएंगे, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार गूगल करिए इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ इंडिया जाके देखो, जितने घटिया पैरामीटर हैं सब में हम टॉप 10 में हैं, जितने अच्छे पैरामीटर हैं सब में आउट ऑफ 50 हैं। हम कहते हैं हम रूल ऑफ लॉ है भारत में, रूल ऑफ लॉ में आज तक हम कभी टॉप 50 में आए नहीं, इस बार भी हम 69 प्लेस पे हैं। हम कहते हैं करप्शन खत्म हो रहा है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जाके देखो 86 प्लेस पे है, हैप्पीनेस इंडेक्स में कहां है। तो सारे जितने अच्छे पैरामीटर हम सब में आउट ऑफ 50, सारे घटिया पैरामीटर में हम टॉपर हैं, टॉप 10 में है। कहीं दूसरे नंबर पे, अवैध हथियार रखने के मामले में दूसरे नंबर पे, डायबिटीज के मामले में दूसरे नंबर पे। तो जितने घटिया चीजें होती हैं हम उसमें टॉपर हैं। वो व्यवस्था तभी बदलेगी, वो फ्रस्ट्रेशन केवल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे निकाल के नहीं निकलेगी। हमें जो 2 तरीका है, खासतौर पर वकीलों के लिए, कोर्ट भी चले और सड़क पे भी आए। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। इस देश में आजादी का जो पूरा आंदोलन चला था वो वकीलों ने चलाया था। महात्मा गांधी, पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, XYZ जितने नाम ले लो, 50% से ज्यादा जो लीड किया था पूरे मूवमेंट को, जो फ्रीडम मूवमेंट था, उसको एडवोकेट्स ने किया था। अब टाइम आ गया है, सारे एडवोकेट से मैं फिर से कहता हूं, 4-6 महीने के लिए थोड़ा अपना वकालत की तरफ थोड़ा कम करके 2 घंटे 4 घंटे थोड़ा इधर भी आप करिए। बदलाव अगर अभी बदलाव नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। और मुझे 5 बजे मुझे एक दूसरा मेरा प्रोग्राम है भी, वो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनके साथ मेरा अभी पॉपुलेशन पे है, तो मैं सोच रहा हूँ किसी और दिन आपके साथ फिर से चर्चा करें। मेरा लास्ट सवाल फिर यही रहेगा आपसे कि आप जाते जाते हमारे दर्शकों को, यंग एडवोकेट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि जिससे देश में बदलाव की एक आग लगे? देश में बदलाव की आग सबके बहुत बढ़िया तरीका है। आप अपने सांसद को फोन करना शुरू करिए, अपने सांसद को SMS करना शुरू करिए, अपने सांसद को WhatsApp करना शुरू करिए, और जैसे घूमने टहलने जाते हैं वैसे ही 4 लोग 6 लोग ग्रुप में अपने सांसद को पकड़िए। संडे को तो अपने सांसद मिलते ही होंगे भाई, 20-30 किलोमीटर दूर होगा आपके घर से, तो यही होगा ना, थोड़ा गाड़ी जाना पड़ेगा, तो ठीक, गाड़ी उठाओ चले जाओ, उनको टोकना शुरू करो। और जब भी जाओ कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके जाना। मैं इसलिए कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके जाना, मैंने जब पॉपुलेशन पे बात करना शुरू किया कोई मानता ही नहीं था। सब कहते थे अरे पॉपुलेशन कंट्रोल, लोगों का फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए। मैंने जो, ये तो थोड़ा मोटा वाला है, कमेंट्री वाला है तो महंगा था, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट खरीदा, और 500 मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट अपने पैसे पे खरीदा, और उसमें शेड्यूल 7 की लिस्ट 3 में एंट्री नंबर 20 है, जहां पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग लिखा हुआ है। मैंने वहां पे फ्लैग लगाया 500 कॉन्स्टिट्यूशन में, और परमानेंट गाड़ी में रख लिया था कि जब जहां कहीं विधायक से कोई टकराहट हो जाएगी, कहीं विधायक मिल जाएगा, कहीं सांसद मिल जाएगा। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, जब पार्लियामेंट का सत्र चलता है तो ज्यादातर सांसद यहाँ होते हैं, तो जब पार्लियामेंट सत्र शुरू होता था मैं घूम घूम के सांसदों के यहाँ जाता था और उनको दिखा दिखा के आता था। उसके बाद भी चर्चा नहीं हुई, तब मजबूर होकर मुझे PIL करना पड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन एडमिट हो गई, सांसदों के पास कॉन्स्टिट्यूशन में पहले पहुंचा चुका था, तब सांसदों ने भी बोलना शुरू किया। और अभी तो मैंने 5-6 सांसदों को जनसंख्या नियंत्रण का बिल भी ड्राफ्ट करके दिया है, लोकसभा में भी उन्होंने पेश किया है, राज्यसभा में पेश किया है। 5 कानून मेरे ड्राफ्ट किए हुए लोकसभा राज्यसभा में पेश हो चुके हैं। तो ये हमें करना पड़ेगा। बेसिकली केवल क्रिटिसाइज करके बात नहीं बनेगी, हमको ये अपना ओनरशिप लेना पड़ेगा। जैसे हम घर की जिम्मेदारी लेते हैं कि घर में अगर बल्ब फ्यूज हो गया, हम पड़ोसी थोड़ी बुलाते हैं, खुद जाते हैं, बल्ब खरीदते हैं, लाके लगाते हैं। घर में अगर हमारा टोटी काम नहीं करता, नल काम नहीं करता, तो हम केवल जल विभाग को थोड़ी क्रिटिसाइज करते हैं, उसका भी हम वैसे ही जो देश की समस्या है, केवल नेताओं को क्रिटिसाइज करके बात नहीं बनेगी। बहुत सारे अज्ञानी हैं, बहुत सारे उसमें अनाड़ी हैं, उनको पता ही नहीं होता है। तो इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाइए, उनको दिखाइए
और उनको बताइए इसका ये रास्ता है, और ना माने आर्टिकल 226 आपको हाई कोर्ट के लिए कह रहा है, आर्टिकल 32 आपको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आप आइए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए। मुझे पूरी आशा है कि आज के दर्शकों को आज बिल्कुल मजा आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।